नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज पहली दस्तक देती खबर चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से आई है। लखीमपुर में किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के विरुद्ध आज एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। मतलब ये कि अपनी जांच में एसआईटी ने पाया है कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू न सिर्फ लखीमपुर में किसानों को कुचलने वाली जगह पर मौजूद था, बल्कि मंत्री के बेटे के हथियारों से फायरिंग भी हुई। चार्जशीट कहती है कि इस पूरे कांड में बेटा ही नहीं, मंत्री का एक और रिश्तेदार भी शामिल था। पिछले ही महीने पत्रकारों को सवाल पूछने पर मारने धमकाने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बड़े ताव से कहा था, अबे क्या चार्जशीट आ गई जो सवाल पूछ रहे हो? तो हां मंत्री जी, आज आपके बेटे के विरुद्ध किसानों को कुचलने की चार्जशीट भी आ गई है। क्या अब आप मंत्री जी इस्तीफा देंगे या अब मंत्री जी को कुर्सी से हटाया जाएगा? जा रहा कि आप स्पॉट पर थे जब? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था। बक्सा भर की एसआईटी की चार्जशीट कहती है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा झूठा है। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। एसआईटी की चार्जशीट कहती है कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे अजय मिश्रा भी सच नहीं बोलते। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। अरे कौन बंद कर दे? सच पूछने वाले पत्रकार को 18 दिन पहले धमकाने पीटने वाले केंद्र के मंत्री जी देखे। हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अब तो किसानों को कुचलने के केस में चार्जशीट भी आ गई। आप एक वीडियो मांग रहे थे, एसआईटी ने स्टील के बक्से में 5000 पन्ने भरकर अदालत को भेज दिए। उन्हीं पन्नों में सरकार की बनाई एसआईटी ने जांच के बाद आरोप पत्र के भीतर लिखा है कि एसआईटी द्वारा विवेचना व साक्ष्य संकलन से अभियुक्त गण नंबर 1 पर केंद्र के गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा और मोनू का नाम है, जिसमें आरोप पत्र एसआईटी ने अदालत में दाखिल कर दिया, जिसमें आशीष मिश्रा समेत सभी 14 आरोपी जो बनाए गए हैं उनके खिलाफ जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत मिले, चाहे वो कॉल डिटेल हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, इंटरनेट कॉलिंग की जो रिपोर्ट हो, उन तमाम सबूतों का जिक्र करते हुए फोटोग्राफ, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करने के बाद पुलिस ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोई सूत्र नहीं, कोई दावा नहीं, बल्कि स्टील के इसी बक्से में सरकारी जांच कमेटी की तरफ से दाखिल चार्जशीट बताती है कि लखीमपुर में किसानों को कुचलने के वक्त मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा मोनू घटना स्थल पर मौजूद था। चार्जशीट कहती है कि 1 साल से अपने हथियारों से किसी फायरिंग का न होने का मंत्री के बेटे का दावा झूठा है। चार्जशीट बताती है कि आशीष मिश्रा की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग हुई है। चार्जशीट कहती है कि जान से मारने की नियत से ही लखीमपुर में घटना को अंजाम दिया गया। चार्जशीट कहती है कि बेटा ही नहीं, मंत्री अजय मिश्रा के दूसरे रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला भी सबूत मिटाने के आरोप में इस घटना में शामिल हैं। अभी भी उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। जो भी साक्ष्य इन्होंने संकलित किए हैं झूठे हैं, फैब्रिकेटेड हैं, फॉल्स, सारी एविडेंस फॉल्स कलेक्ट की है। अब किसानों को कुचलने के मामले में ट्रू और फॉल्स का फैसला अदालत करेगी। किसानों के वकीलों का सवाल ये जरूर है कि बेटा तो मुख्य आरोपी है ही, लेकिन जिनकी थार, जिनका नाम तहरीर में दर्ज, ऐसे मंत्री अजय मिश्रा का नाम चार्जशीट में क्यों नहीं? थार गाड़ी अजय मिश्रा टैनी के नाम पे थी। एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्रा टैनी का नाम था, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी एडीजीपी शिरोडकर साहब को एसआईटी में कि इसमें नाम बढ़ाया जाए अजय मिश्रा टैनी का, लेकिन उनका नाम आज की चार्जशीट में नहीं आया। अखिलेश यादव अब ट्वीट करते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का
सामाजिक बहिष्कार से डर के मारे निकलना बंद हो गया है। प्रियंका गांधी पूछती हैं कि अजय मिश्रा टेनी अब तक कैसे पद पर हैं। राहुल गांधी टेनी को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। दरअसल किसानों को कुचलने के 7 दिन तक आशीष मिश्रा आजाद रहा, पिताजी मंत्री पद पर कायम रहे। किसानों को कुचलने के 8 दिन बाद बेटे पर हत्या के आरोप की धारा लगी, मंत्री पिता की कुर्सी रत्ती भर नहीं हिली। किसानों को कुचलने के 72 दिन बाद एसआईटी ने सुनियोजित रूप से घटना को अंजाम देने की बात जांच में कही। आरोपी के मंत्री पिता की कुर्सी इंच मात्र सरकी नहीं। किसानों को कुचलने के 74 दिन बाद सवाल पूछने पर पत्रकारों को मंत्री पिता ने धमकाया, पीटा, लेकिन मंत्री पद पर उनके तब भी कोई आंच नहीं आई। किसानों को कुचलने के अब 92 दिन बाद एसआईटी की चार्जशीट में भी मुख्य आरोपी मंत्री जी का बेटा है, लेकिन अब तक अजय मिश्रा ने न नैतिकता के नाम पर पद छोड़ा, न नैतिकता के नाम पर उन्हें हटाया गया। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में क्या बेटे के खिलाफ चार्जशीट के बावजूद भी अजय मिश्रा अपनी कुर्सी पर सुरक्षा पाकर बने रहेंगे? संतोष कुमार, लखीमपुर खीरी, आज तक। 1993 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने गठबंधन किया। तब नारा बना था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस गठबंधन का उद्देश्य था बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति का मुकाबला करना और उससे भी 3 साल पहले पिछड़ों को आगे करने के लिए लागू की गई मंडल आयोग की सिफारिशों से ही मंडल आयोग की राजनीति शुरू हुई। और इसी मंडल राजनीति के दौर में बीजेपी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू हुई, जिसे कमंडल की राजनीति कहा गया। मंडल की राजनीति के दौर में सत्ता हासिल करने वाले नेता रहे मुलायम सिंह यादव। क्या अब उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट के लिए फरसा उठा रहे हैं, परशुराम की पूजा कर रहे हैं? क्या ये मंडल के अब कमंडल में आ जाने की राजनीति का नया दौर है? हाथ में फरसा, सिर पर लाल टोपी, नीचे अखिलेश से हाथ मिलाने के लिए उठे हाथ। उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में कमंडल से मंडल और फिर मंडल के कमंडल तक पहुंचने की क्या ये सबसे पावरफुल तस्वीर कही जाएगी? अखिलेश यादव गोसाईगंज में समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से ही स्थापित कराई गई परशुराम की मूर्ति के सामने बैठे हैं। हाथ जोड़े परशुराम की पूजा अखिलेश करते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, एक हाथ में फरसा है, दूसरे हाथ में चक्र है। फरसा धारण करते रहे भगवान परशुराम, जिन्हें ब्राह्मण राजनीति का प्रतीक बना दिया गया। चक्र धारण करते थे कृष्ण, जिन्हें पूजने वाले गौचारक समाज यानी गोवंश पालने वाले लोगों ने इतिहास में कहते हैं ब्राह्मणवाद के विरोध में ही भागवत धर्म बनाया। समय बीता तो वो भागवत धर्म भी सनातन धर्म का हिस्सा बन गया। ब्राह्मण समाज की। अब जब 2022 में अखिलेश यादव परशुराम के पूजन के बाद हाथ में फरसा लेकर खड़े होते हैं, तो क्या इसे राजनीतिक रूप से कमंडल में शामिल होते मंडल के नाम पर कहा जा सकता है? इसे समझने के लिए याद करिए, 1989 से पहले उत्तर प्रदेश में 8 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। ब्राह्मण गोविंद वल्लभ पंत से नारायण दत्त तिवारी तक मुख्यमंत्री बने। 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में कभी कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। क्या इसकी वजह रही साल 1990 में हुई 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं? 1989 में राम मंदिर को अपने पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल करने के बाद 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा लेकर निकलते हैं। इससे ठीक 1 महीने पहले अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने वाली मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया। कमंडल और मंडल की इसी राजनीतिक लड़ाई में बेहद जातीय ध्रुवीकरण हुआ। पिछड़ा वर्ग की ताकत के दम पर बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव उस दौर में लगातार सत्ता के केंद्र में बने रहने लगे। जिस उत्तर प्रदेश में मंडल से पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री 8 बने, यानी सत्ता के केंद्र में रहे, उसी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर सत्ता तक पहुंचाने का अब क्या साधन मात्र है? जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो सबसे समाजवादी लोग होते हैं।
वो न्याय प्रिय लोग होते हैं। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो हमेशा न्याय दिलाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण वोटर हैं। हर सीट पर औसत 50,000 ब्राह्मण वोटर माने जा सकते हैं। 60 सीटों पर सीधे हार जीत का फैसला करने की ताकत ब्राह्मण मतदाता के पास है। 14 जिलों में ब्राह्मण वोटर की तादाद 20% से ज्यादा बताई जाती है। ब्राह्मण वोटर को समाज में ओपिनियन मेकर भी कहते हैं। इसीलिए जिन ब्राह्मण प्रतीकों का विरोध करके मायावती की राजनीति शुरू हुई, वो पहले ही उन प्रतीकों को पूज्य मानकर हाथ में थाम चुकी हैं। अब उन्हीं ब्राह्मण वोटर के लिए अखिलेश यादव भी जय परशुराम कर रहे हैं। जय परशुराम। मंडल के कमंडल में पहुंचने का ये राजनीतिक बदलाव एक प्रयोग मात्र है सत्ता के लिए, या फिर बदलाव समाज के भीतर तक पहुंचेगा? कुमार अभिषेक, गोसाईगंज, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक हमारे देश में सबके पास घर होने का सपना देखा। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। अब 2022 तो आ गया। सबको घर देने के लिए अगली समय सीमा 2025 तक बढ़ा दी गई। कारण है जमीनी स्तर पर योजना का लागू करने में फेल सिस्टम। राजस्थान का हाल आइए हम आपको दिखाते हैं, जहां गरीबों ने पीएम आवास योजना के नाम पर पक्का घर पाने के लिए अपना कच्चा घर तोड़ दिया। अब पहली किश्त देने में देरी की जा रही है। गरीबों के सर से छत भी छिन गई। हाथ में हथौड़ा, चारों तरफ ईंटों का ढेर। 65 साल के लादूराम और उनकी पत्नी दिन भर यूं पुराने घर को तोड़कर निकली ईंट को छांटते, बीनते, सुधारते हैं। पुराना आधा कच्चा आधा पक्का वाला घर तोड़ दिया। उम्मीद थी अब पीएम आवास योजना में नया घर बन जाएगा। जो पैसा था उससे नींव खुदवाई और भरा दी। अब पहली किश्त के इंतजार में धूप, ठंड, बारिश का सामना ये परिवार करता है। अभी तो पैसे सरकार दिया नहीं है। हमारे 1.5 लाख रुपया तो मैं लगा चुका है। बोल रहा है सरकार देगी 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 देगी, तो पता पड़ेगा। अब वो हाल तक दिया नहीं है सर। अभी कोई घर नहीं रहने के लिए। अभी कोई घर नहीं है, जगह नहीं है। बरसात की मौसम है, बाल बच्चा छह मरता है, बहुत तकलीफ आते हैं सर। पीएम आवास योजना में नाम स्वीकृत होने पर पहली किश्त नींव के वक्त ही 15,000 रुपए दी जाती है। दूसरी किश्त 45,000 की होती है। तीसरी किश्त में 60,000 रुपए दिए जाते हैं। हर किश्त को देने से पहले जांच होती है कि घर का काम कितना पूरा हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुंडिया रामसर गांव में संवाददाता शरद कुमार को यूं परेशान अकेले लादूराम नहीं मिलते। ये लीला है। गुजरात में पति मजदूरी करते हैं। जयपुर के पास के इस गांव में लीला ने किसी तरह ईंट, बालू, रोड़ा सब इंतजाम किया 45,000 रुपए का कर्ज लेकर। अब किश्त नहीं आई, काम कैसे आगे बढ़े? ऐसा नहीं है बाबूजी, काम नहीं चल रहा है, कैसे लाके डाले? तो सरकार ने तो आपका पैसा तो सैंक्शन कर दिया है ना? कर दिया, लेकिन आया नहीं अभी तक। आएगा तभी बनाएंगे। नहीं क्या कर रहे हैं? बोल रहे आ जाएगा पण आया नहीं अभी। राजस्थान में 10 लाख लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर रखा है। 2021 में 3,97,000 मकान बनाने का लक्ष्य था। इनमें से 3,12,000 लोगों के लिए घर स्वीकृत हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह कि सिर्फ 62,000 लोगों को ही पहली किश्त मकान बनाने के लिए मिल पाई। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ओम प्रकाश जैसे गरीबों के घर की है, जिन्होंने अपना पुराना घर तोड़ दिया। पीएम आवास योजना की उम्मीद में नींव खोदी, लेकिन अब किश्त नहीं आती तो सपने इस नींव में दब रहे। पत्नी बच्चे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पैसा आएगा तो बनाएंगे। अभी पैसा नहीं शुरुआत करने के लिए? नहीं आया। पैसा नहीं है शुरू करने के लिए? पैसा नहीं है, जरूरत पड़ी है नहीं। गरीबों को मकान मिल सके, ऐसा ग्रामीण विकास मंत्रालय राजस्थान में अब तक मुख्यमंत्री गहलोत के पास था। अब नए मंत्री रमेश मीणा है, ये जिम्मेदारी दिल्ली पर थोप देते हैं।
सिस्टम है दिल्ली से है। हमने काफ़ी बार उनको अनुरोध भी किया है कि ये जो सिस्टम है इसका सारा सिस्टम ऐप हमारे पास होना चाहिए, किसका नाम जुड़ा है किसका कटा है। तो हमने भारत सरकार से अनुरोध भी किया है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ही सर्वे होता है, वहाँ से तय होता है किसके खाते में पैसा पहुँचना है, वहाँ से सीधा दिल्ली से पैसा उसके खाते में पहुँचता है। तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि जल्द मकान दिलवाया जाए? क्योंकि बाड़मेर में 29,900 घर सैंक्शन हुए, पैसे नहीं मिले। झालावाड़ में ऐसे 24,744 घरों का पैसा फंस गया। उदयपुर में 23,588 घर पैसों के इंतजार में अधूरे हैं। डूंगरपुर में 17,809 घरों की उम्मीदें अधूरी हैं। बांसवाड़ा में 16,308 घरों का पैसा जारी नहीं हुआ। इसीलिए लादूराम जैसे हजारों गरीबों के घर के सपने पर हथौड़ा चल रहा है। उम्मीदें पत्थर हो रही हैं, आसमान ही अभी छत है। एक क्षण के लिए वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर यूं कहा मैं तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता याद आ जाती है इस तरह से जब देखते हैं कि एक अदद घर के लिए तरसते लोग किस तरह से चुन चुन कर पत्थर तोड़ रहे हैं। काश सरकार इनका दर्द समझ पाती और जो पैसे इन्हें मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं जल्दी इनके खाते में डाल देती तो इनका भी अपना घर होता। उस आंगन में यह भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह पाते। कैमरामैन कृष्ण शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कभी आम आदमी पार्टी का विश्वास रहे मशहूर कवि कुमार विश्वास ने आज सुबह दिल्ली की नई शराब पॉलिसी को लेकर एक ट्वीट किया। लिखा कि दिल्ली में छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ में डील सेट कर दी। ये ट्वीट सुर्खियों में रहा। आज ही दिल्ली में बीजेपी ने नई शराब नीति के विरुद्ध चक्का जाम आंदोलन किया। शराब को लेकर होती इस राजनीतिक लड़ाई का सच क्या है? साल के पहले सोमवार को दिल्ली की सड़कें सुबह जाम दिखने लगी। जाम में फंसी दिल्ली की सड़कों पर सोमवार सुबह गाड़ियां रेंगती नजर आईं। वजह बीजेपी का प्रदर्शन, जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब को लेकर बदली गई नीतियों के खिलाफ हुआ। दरअसल दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार जो नई एक्साइज पॉलिसी लेकर के आई है उसके तहत हर वार्ड में अनगिनत शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी का ये भी आरोप है कि नई शराबों की दुकानों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी हुआ है। बीजेपी का आरोप है केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूलों का वादा किया, लेकिन खोल दिए शराब के 1000 नए ठेके। दिल्ली सरकार की दलील है कि राजधानी में 272 वार्ड हैं और हर वार्ड में शराब की 3 दुकानें होंगी। बीजेपी का आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से शराब की दुकानें खुलवाई जा रही हैं। केजरीवाल सरकार की दलील है कि 88 वार्ड में शराब की दुकान नहीं थी। यहाँ शराब माफिया को हटाने के लिए शराब की नई दुकानें खोली गई। नई पॉलिसी में 849 से ज्यादा दुकान नहीं खुल सकती। बीजेपी ने जब दिल्ली की नई शराब नीति के खिलाफ चक्का जाम किया तो डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली सरकार ने 3,500 करोड़ की चोरी रोकी है। पहले ये पैसा शराब माफिया और बीजेपी नेताओं के पास जाता था। बीजेपी नेता दिल्ली में शराब पीने की उम्र घटाने को भी मुद्दा बनाते हैं। आयु कम कर दी है बच्चों की, 25 साल से 21 साल कर दिया है। उसमें नौजवानों को शराब की तरफ ढकेलने का जो काम किया है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 साल है, तो क्या ये इकलौता राज्य है? रिसर्च के मुताबिक पंजाब में शराब पीने खरीदने की उम्र 25 साल है, जबकि हरियाणा ने उम्र घटाकर 25 साल से 21 साल दिसंबर में कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी 21 साल ही शराब पीने की उम्र है। हिमाचल प्रदेश में तो 18 साल है। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 21 साल है। सिक्किम, मेघालय में शराब पीने खरीदने की कानूनी उम्र 18 साल। शराब पीने वाले खूब जाम छलकाते हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भी शराब के कारण सोमवार को जाम लगा
जहां जनता परेशान हुई। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। हमारे देश में कोरोना के मामले बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। एक हफ्ते में 3 गुना से ज्यादा केस हमारे देश भारत में आ चुके हैं। तीसरी लहर को लेकर सरकार और एजेंसियों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया है। कोरोना पर महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अपने ऑफिसर्स को चेता दिया कि तीसरी लहर में मरीजों की संख्या लाखों में जा सकती है। हमारे देश में कोरोना की लहर हैरान कर रही है। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 33,750 केस आ गए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 12,160 और मुंबई में अकेले 8,082। ये सिर्फ मुंबई की बात है। पश्चिम बंगाल में 60,078 केस, दिल्ली में 4,099, कर्नाटक में 1,290। ये हालात है। उत्तर प्रदेश में 572 तो राजस्थान में 550 केस आ चुके हैं। और ये रफ्तार, विश्वास कीजिए, बहुत तेज है। जिस दिल्ली में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है, वहाँ मास्क न पहनने के जितने मुंह उतने बहाने हैं। मैम क्या नाम है आपका? ज्योतिका। आप मास्क क्यों नहीं पहने? आपको पता है दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन है? सफोकेशन होती है ज्यादा वो करने से। सफोकेशन होती है ज्यादा। कोई कहता है कि फोटो खिंचवाने के लिए उतारा है, कोई कहता है कि दम घुटता है इसीलिए उतारा। हर दिल्ली वाले के पास अपने बहाने हैं। लेकिन दिल्ली में मास्क उतारना, कोरोना के खतरे को कम आंकना लोगों को कितना भारी पड़ सकता है, उसका अंदाजा आप राजधानी में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना के मामलों से समझ सकते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,099 नए मामले सामने आए और एक की मौत भी हुई। रविवार को दिल्ली में 3,194 कोरोना के मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी रेट 4.59% थी। करीब 7.5 महीने के बाद दिल्ली में इतने ज्यादा मामले मिले हैं। इससे पहले 18 मई को 4,482 केस आए थे। इसी तरह दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 6.46% हो गई, जो 18 मई को 6.89% थी। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामले भी बढ़कर 10,986 हो गए हैं। पिछली बार 31 मई को सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंचा था। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में है, तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोरोना संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है तो रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है और लगातार 2 दिन तक इस पर बनी रहती है, या फिर एक दिन में 16,000 तक केस आ जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल में 3,000 बेड भर जाते हैं, तो इस स्थिति में राजधानी में रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था। मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। दिल्ली में रेड अलर्ट का सीधा मतलब पूरे शहर में कर्फ्यू लागू होना है, जो वीकेंड पर भी रहेगा। स्कूल कॉलेज पूरी तरह बंद हो जाएंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि गैर जरूरी सामान बेच रहे होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी। शादियों की इजाजत होगी, लेकिन उनमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन और अन्य तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी लागू हो जाएगी। ऐसी तमाम बंदिशें दिल्ली में लौट सकती हैं, क्योंकि नए साल पर दिल्ली वाले
गोवा और दूसरे पर्यटन स्थलों पर नए साल मनाकर लौटे हैं। बंदिशों से दूर घूमने फिरने की यही तमन्ना लोगों को गोवा और दूसरे पर्यटन स्थल तक खींच ले गई, जहां नए साल के जश्न में आपको चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देगी। गोवा के आसमान में नए साल पर आतिशबाजी होती रही और नीचे जमीन पर लोग बिना मास्क के नाचते रहे। सोचिए ऐसी न्यू ईयर पार्टी में अगर मुट्ठी भर लोग भी कोरोना के ओमिक्रॉन या फिर डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होंगे तो फिर क्या हुआ होगा। ऐसा कहने की वजह गोवा का पॉजिटिविटी रेट है जो 10.7% हो गया है। वहीं गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 388 मामले सामने आने से वहां की सरकार परेशान हो गई है। मतलब गोवा में एक कोरोना संक्रमित 10 लोगों को कोरोना फैलाने में सक्षम है। मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू समेत कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। मैं बस बहुत सारा घूमना चाहती हूँ, बस कोई बीमारी ना हो, सब लोग अच्छे से एंजॉय करें 2022 को। First is school, regarding school. Those who are 8th and 9th standard will not come for school from tomorrow. That order will be issued by Education Department. 10, 11, 12 will take the vaccine and then they will not come for. And college most likely will close from tomorrow or maybe after 1 or 2 days, whenever the order comes. देश भर में कोरोना के विस्फोट से डरना क्यों जरूरी है, उसे समझने के लिए अब एक आंकड़ा ध्यान से देखिए। पिछले साल 12 फरवरी को कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी। तब एक हफ्ते में नए केस में 0.76% की बढ़ोतरी पाई गई। अगर कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो इसमें नए केस के आंकड़ों में एक हफ्ते के अंदर करीब 199% की बढ़ोतरी देखी गई। इसका मतलब ये है कि इसकी रफ्तार पिछली कोरोना की लहर से करीब 262 गुना ज्यादा है। आइए इसे आंकड़ों में और विस्तार से समझते हैं। 11 फरवरी तक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,80,439 थी। 18 फरवरी को ये बढ़कर 1,09,63,258 हो गई। यानी एक हफ्ते में इसमें 82,819 की बढ़ोतरी हुई। प्रतिशत में ये 0.46% रही। कोरोना की तीसरी लहर में देखें तो 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच 41,169 केस सामने आए। यहाँ से इनमें अचानक उछाल आया और 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच इनमें 1,23,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रतिशत में बढ़ोतरी 199% की है। इसके बावजूद आपको चारों तरफ सिर्फ लापरवाही देखने को मिलेगी। ये वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर है। मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में आपको मास्क लगाए व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा। वृंदावन में ये भीड़ नए साल पर पहुंचे भक्तों की है, जो देश भर से वृंदावन पहुंचे और कोरोना से जुड़े खतरे को पूरी तरह से भूल गए। मास्क गिर गया, अभी मेरा पेड़ा खाया है तो उसी में सॉरी। चलिए, मैं अकेला नहीं हूँ, बिना मास्क के तो हजारों पब्लिक घूम रही है। अरे कभी प्रसाद खाया ना तो नीचे कर लिया। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, जो देश और लोगों को कोरोना के खतरे को लेकर सतर्क कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, कोरोना को लेकर लोगों की सोच आपको परेशान कर सकती है। बहुत सारी चीजें, पहले भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, तो नई नई चीजें हम इजाद कर लेते, नाम कुछ भी देते रहे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। अगर हम पहले भी सर्दी खांसी होता था, इसको एक नया ही नाम दे दिया तो वो डर पैदा करता है। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि अपने अंदर का जो डर है, अगर वो चला गया तो आप जीत सकते हैं किसी भी चीज से। तो ऐसे तो पहले भी लोग मरा करते थे, उससे कोई लेना देना नहीं। कोरोना को लेकर ये लापरवाही देश को पिछले साल दूसरी लहर में भारी पड़ चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरी लहर से जो सबक लोगों ने कोरोना को लेकर सीखा है, उसके बाद वो तीसरी लहर में ज्यादा जिम्मेदारी से इस महामारी से लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। कोरोना की तीसरी लहर पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आज तक पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि तीसरी लहर में 14 लाख नए केस हर दिन आएंगे। दूसरी लहर में 4 लाख केस रोजाना आते थे, आप और हम जानते हैं। और इस तरह तीसरी लहर में 3.5 गुना केस आने की आशंका जताई जा रही है, जिससे जानकार अस्पतालों में बेड्स की कमी होने की आशंका भी जता रहे हैं। कोरोना के बीच नए साल का जश्न वायरस की मुंह मांगी मुराद पूरी कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर में लोग मास्क से परेशान हो चुके हैं और कहीं कहीं तो लोग कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ बागी हो गए हैं।
आपके सामने यूरोपीय देश नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद हजारों लोग जमा हुए। यूरोप के अधिकतर देशों में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां लोगों को चुभने लगी हैं। वो उन्हें सरकारी दमन बताते हुए सड़क पर उतर आए हैं। एम्स्टर्डम में तो लोग कम दमन और ज्यादा देखभाल की तख्तियां लेकर सड़कों पर अपनी सरकार को कोसते देखे। लेकिन जिस यूरोप में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ के पार हो, वहाँ इस तरह की लापरवाही पर वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं। You've got to be careful about that, because even if you have a less of a percentage of severity, when you have multifold more people getting infected, the net amount is you're still going to get a lot of people that are going to be needing hospitalization. And that's the reason why we're concerned about stressing and straining the hospital system. ओमिक्रॉन को लेकर एक आमरा ये बना दी गई है कि ये कम खतरनाक है। इससे संक्रमित लोगों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती। बूस्टर डोज लगने के बाद अमीर देशों में ओमिक्रॉन को लेकर एक लापरवाही दिख रही है, जिससे एंथनी फाउची ने आगाह किया। एंथनी फाउची की दलील ये है कि भले ही ओमिक्रॉन से गंभीर संक्रमण न होता हो, लेकिन जिन लाखों अमेरिकी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको कोरोना का वेरिएंट गंभीर रूप से संक्रमित कर सकता है। एंथनी फाउची की बात भारत पर भी 100% सटीक लागू होती है, जहां पर एक बड़े तबके ने वैक्सीन से दूरी बनाई हुई है। सीधी बात है कि भारत में जितना ज्यादा ओमिक्रॉन फैलेगा, वैक्सीन की एक भी डोज न लगवाने वालों के लिए खतरा बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है ऐसे लोगों में बड़ी संख्या को अस्पताल की जरूरत भी पड़े। इसीलिए जानकार लोगों को वैक्सीन लगवाने और मास्क पहनने की गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन भारत में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हवा हो गए हैं। महानगरों में ही लोग बेखौफ होकर कोरोना के खतरे के बीच घूम रहे हैं। ऐसी तस्वीर दूसरी लहर से पहले देखने को मिली थी, जब होली पर लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया था। जानकारों की राय में भारत में ऐसी ही गलती दोहराई जा रही है, जो सबको भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। संक्रमण होना कभी भी अच्छा नहीं होता है, भले ही वो हल्का ही क्यों ना हो। आज ओमिक्रॉन और कोरोना हमें हल्का लग सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका हमारे शरीर में लंबे समय में कितना बुरा प्रभाव, कितना बुरा असर पड़ेगा? इसीलिए दूसरों की तरफ प्लीज मत देखिए, अपने परिवार, बच्चों को ओमिक्रॉन से बचाइए।